अंदर डालेंगे CSS तो और सुंदर होगा, फिर उसके अंदर डालेंगे JS तो वो सुंदर होने के साथ साथ बिहेवियर भी देगा। करेक्ट? तो आप नोटिस करिए कुछ ऐसा पेज हम बनाने वाले हैं। आपको ये इसलिए मैं दिखा रहा हूं ताकि आप समझें कि अब आप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे जा रहे हैं। ये पेज आप बनाएंगे आने वाले दिनों में, राइट? और ये 4 पेज वेबसाइट है जिसमें आप होम पे जाएंगे तो होम आएगा। आपकी बढ़िया कॉमन सा डाउट था सर ये वीडियो, अभी मैं आपको अगले वीक सिखाऊंगा वीडियो कैसे एम्बेड करते हैं। ये कहां से आ रहा है? ये यूट्यूब का वीडियो है। कैसे करते हैं यूट्यूब का वीडियो अपने वेब पेज में एम्बेड, वो कैसे लाते हैं, ये कैसे बनाए गए, कैसे बनाए जाते हैं, ये सब टेबल का कमाल है। वैसे तो ये कमाल डिव का होना चाहिए, लेकिन डिव लगाने के लिए आनी चाहिए CSS, वो अभी आती नहीं है। तो हम ये सारे काम करेंगे विद टेबल। इनफैक्ट ये तो आप पहचान ही रहे होंगे, ये तो टेबल ही है, राइट? तो आपने टेबल पढ़ ली है। टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है कम से कम उस बंदे या बंदी के लिए जिसको अभी CSS नहीं आती है और उसे पेज को करना है डिजाइन। इसलिए टेबल अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। कल आप लोगों का प्रैक्टिकल सेशन भी है इंद्रपुरी वालों का, उसमें आप टेबल से रिलेटेड असाइनमेंट्स भी करेंगे और नए एग्जाम्पल्स भी करेंगे। और उम्मीद करता हूं अगर सब कुछ सही चला, आपके डाउट्स कम रहे, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से बैचेस कंडक्ट हो पाए, तो अगले संडे हमारा प्रोजेक्ट सेशन होगा 2-2.5 घंटे का लंबा, जिसमें ये पूरी एप्लीकेशन हम डेवलप करेंगे। 4 पेज एप्लीकेशन हैंड्स ऑन। आप अपना लैपटॉप लाएंगे, मैं यहां करूंगा, आप यहां करेंगे और पूरी टीम आपके सपोर्ट के लिए अवेलेबल रहेगी। तो अब थोड़ा सा सीरियस हो जाइए क्योंकि मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है आप इसे कुछ प्रैक्टिकल में आते ही नहीं है, वहां के पानी पूरी खा के चले जाते हैं, आप ऊपर नहीं आते हैं, है ना? इसलिए बहुत जरूरी है प्रैक्टिकल में आना। अब HTML अपने इंपॉर्टेंट फेज में एंटर कर रही है। आप बोलिए HTML खत्म है, अब कंस्ट्रक्टिव HTML आएगी। अभी हम फॉर्म पढ़ेंगे, फॉर्म के बाद हम ऑडियो वीडियो एम्बेड करना पड़ेंगे, अपने पेज में कैलेंडर्स कैसे लाते हैं, अपने पेज में इनपुट कैसे रिस्ट्रिक्ट करते हैं, वो सब आप पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा सीरियस हो जाइए और क्लासेस प्रैक्टिकल की रेगुलर अटेंड करना स्टार्ट कर दीजिए। अब आती है अगली जरूरी बात कि टेबल को लेकर लास्ट लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो क्यों थी और उसका रेजोल्यूशन क्या था। सबसे पहले तो बताइए ये कौन है जो आपने टेबल में लगा रखा है? तो जवाब है ये कैप्शन टैग है ना? बाय डिफॉल्ट ये जो कैप्शन आपने लगाया है ये टेबल पे कहां दिखता है? तो जवाब था ये दिखता है सेंटर पे, है ना? तो अगर मैंने इसको रन करा, एज यू नो ये हमें सेंटर पे दिख रहा है। अब आप अगर W3C की वेबसाइट जाकर चेक करें तो W3C ने बोला है कि अगर आपको कैप्शन का अलाइनमेंट बदलना हो तो अलाइन एट्रीब्यूट होता है। आपने देखा था मैंने अलाइन यूज करा था, लेकिन कैप्शन का अलाइनमेंट चेंज नहीं हो रहा था। ये इसलिए क्योंकि हाल ही में ब्राउजर्स ने, इवन रीसेंट चेंज है, ये रीसेंट चेंज हुआ है कि ब्राउजर्स ने अलाइन एट्रीब्यूट को सपोर्ट करना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि HTML5 ने उसे कर दिया है डेप्रिकेट, और इसमें भी फुल्ली बंद नहीं करा है, पार्शियली बंद करा है। बहुत अजीब सी कहानी है ये, यही कहानी मैं आपको उस दिन सुना रहा था। तो आप पहले जरा ध्यान से इस चीज को ऑब्जर्व कीजिए। कैप्शन इन HTML टेबल, देखिए W3C कैप्शन का क्या सिंटेक्स दे रहा है। अगर आप टेक्निकली चेक करें तो W3C आपको कैप्शन के लिए क्या बोल रहा है? W3C आपको कैप्शन के लिए बोल रहा है कैप्शन टैग एक ग्लोबल एट्रीब्यूट वाला टैग है, और कैप्शन टैग में आप कई तरह के अरेंजमेंट्स अपनी तरफ से कर सकते हैं, ठीक है? बट द प्रॉब्लम इज अगर आप HTML में कैप्शन टैग को यूज करते हैं तो कुछ चीजें होती हैं, कुछ चीजें नहीं होती हैं। अगर आपको इसका अलाइनमेंट सेट करना है तो अब से ये अलाइनमेंट सेट करने के लिए यूज करी जाएगी CSS। तो अगर मैंने ये CSS वाला पार्ट लगा दिया, गौर कीजिएगा, और मैंने इस कमेंट वाले पार्ट को हटा दिया, तो ये अलाइन हो जाएगा। बस CSS में अलाइन नहीं बोलते, CSS में अलाइन की जगह बोलते हैं टेक्स्ट अलाइन। वो आप पढ़ेंगे जैसे ही आने वाले वीक में आपकी CSS स्टार्ट होगी। तो अब जब मैंने इसका टेक्स्ट अलाइन कर दिया तो यू कैन सी इसका अलाइनमेंट हो गया है चेंज। बट अब अगर मैं चाहता हूं ये कैप्शन नीचे आए तो मैं यहां अलाइन सेट करूंगा और मैं यहां अलाइन में वैल्यू असाइन कर दूंगा बॉटम। मैं यहां वैल्यू असाइन कर दूंगा बॉटम। बहुत ही विचित्र बात है कि अब जब मैं इस पेज को रन करूंगा, नोटिस करिए अलाइन काम करने लग गया। सो व्हाट डिड आई से? पार्शियली ब्राउजर्स ने अलाइन को सपोर्ट करना बंद कर दिया है, लेफ्ट राइट बंद कर दिया है, टॉप बॉटम अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है? इसलिए ये कैप्शन था जो लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता रहा था कि आपको CSS से इसको करना होगा हैंडल, ठीक है? बढ़े आगे। तो ये एक जरूरी बात थी, इसको नोट कर लीजिएगा। इनफैक्ट आप ये कोड ही उतार लें, स्टाइल से लेकर कम से कम यहां तक उतार लीजिए जल्दी से।
ऑनलाइन वालों के लिए भी अमन होगा, जो हम बैच करेंगे प्रोजेक्ट वाला HTML खत्म होने के बाद, वो ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए भी होगा। लेकिन मेरी आपको रिकमेंडेशन है, अगर आप भोपाल में और इसका फायदा उठाना है तो आप ऑफलाइन आइए, ठीक है। उसमें सारी HTML रिवाइज हो जाएगी, सारे टैग रिवाइज हो जाएंगे, कुछ क्लासेस छूटी हुई हैं तो वो भी कवर अप हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी आ सकता है जसवंत, वो मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। और जी नहीं, इसको अलग से लिख लीजिए, फॉर्म वाली कहानी तो अब स्टार्ट करूंगा मैं। फॉर्म के नीचे अलग से डाल दीजिएगा स्टार लगाकर, स्पेशल बिहेवियर ऑफ कैप्शन टैग। स्पेशल बिहेवियर ऑफ कैप्शन टैग, क्या स्पेशल है कैप्शन में? जल्दी जल्दी बोलिए। उसका अलाइनमेंट दो जगह से हैंडल होता है। लेफ्ट राइट अलाइनमेंट हैंडल करती है CSS, टॉप बॉटम अलाइनमेंट हैंडल करती है HTML। और ये बदलाव रीसेंट है, जब से HTML5 को ब्राउजर्स ने और ज्यादा सपोर्ट करना शुरू करा है। इस संडे नहीं है प्रैक्टिकल बेटा, इस संडे HTML है, मैं बता दूंगा आपको जब प्रैक्टिकल होगा, टेंशन मत लें। प्रोजेक्ट वाली क्लास HTML की कब होगी मैं अनाउंस कर दूंगा। मानसौर वालों को कहां आना है, कैसे करना है, वो मानसौर वालों को बता दूंगा मैं जब आपसे जावा की क्लास में मिलूंगा। शिवम, क्लासेस मिस हो गई हैं तो बैकअप टीम से बात करिए। हाँ जी, चलें आगे, लिख लिया सबने? तो ये थी कैप्शन की कहानी। अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे HTML में अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग, जिसका नाम है फॉर्म टैग। क्या करता है फॉर्म टैग? यूजर से इनपुट लेता है। गलत बात। यूजर से इनपुट लेने का काम इनपुट कंट्रोल्स करते हैं। फॉर्म टैग करता है उन इनपुट्स को कैप्चर करके सर्वर पे सेंड करने का काम। फॉर्म टैग का काम है इनपुट्स को कैप्चर करना और सर्वर पे उस इनपुट को सेंड करना। दैट इज द मेन रोल ऑफ फॉर्म टैग। फॉर्म टैग से आप यूआई नहीं बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर्म टैग टेक्स्ट बॉक्स नहीं लाएगा, टेक्स्ट बॉक्स दूसरे टैग से आएगा जो आज आप पढ़ेंगे। लेकिन फॉर्म टैग टेक्स्ट बॉक्स के अंदर के डेटा को भेज देगा टू द सर्वर। तो आप बताइए, फॉर्म टैग का लॉगिन पेज में क्या रोल है? किसी भी वेबसाइट का लॉगिन पेज बनाएंगे तो फॉर्म टैग का क्या रोल है? फॉर्म टैग का लॉगिन पेज बनाने में कोई रोल नहीं है, लेकिन जब यूजर लॉगिन करेगा तो उसका यूजर आईडी पासवर्ड सर्वर पे सेंड करने में फॉर्म टैग का रोल है। अच्छा, फॉर्म टैग के बिना ये डेटा सर्वर पे नहीं जाएगा? जाएगा, जाएगा जब हम जावास्क्रिप्ट में एडवांस टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एजेक्स। उदाहरण देता हूं आपको, आप देखिएगा। जब आप यूट्यूब पे कुछ सर्च करते हैं, सबमिट दबाते हैं? नहीं दबाते हैं, गलत बोल रहे हैं आप लिखते जाते हैं और जो आप टाइप करते हैं उससे रिलेटेड वीडियोस सर्च रिजल्ट के तौर पे आ जाते हैं। तो वहां तो कोई सबमिट बटन ही नहीं होता, वहां तो हमने कोई बटन ही क्लिक नहीं करा। तो कैसे आगे सारे वीडियोस? और इतना भी आप समझ रहे होंगे कि ये वीडियो सर्वर से आ रहे हैं। आपके ब्राउजर के पास तो वीडियोस है नहीं जो आप यूट्यूब पे ढूंढ रहे हैं। तो कौन कर रहा है? ये कर रहा है एजेक्स, और ये कर रही है बैकग्राउंड में जावास्क्रिप्ट। गूगल पे लगा हुआ है। आप जब गूगल में कुछ वर्ड टाइप करते हैं, जैसे जैसे टाइप करते जाते हैं उससे रिलेटेड सजेशंस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखूंगा जावा, तो गूगल बोलेगा जावा ट्यूटोरियल, जावा क्लासेस इन इंदपुरी। वो ये भी डिटेक्ट कर लेगा कि मैं इस समय भोपाल के इंदपुरी में हूं। तो ये सब कौन कर रहा है? ये कर रही है बैकग्राउंड में जावास्क्रिप्ट। यानी सर्वर तक डेटा भेजने के दो तरीके हैं। HTML वाला तरीका है यूजिंग फॉर्म, जावास्क्रिप्ट वाला तरीका है यूजिंग एजेक्स। और उसी पे बिल्टअप है आगे चलकर एक टेक्नोलॉजी
जो आपको जरूर पढ़नी है, दैट इज रिएक्ट, जो आज की नंबर 1 टेक्नोलॉजी है अगर आप बनाते हैं कोई भी फ्रंट एंड पेज। ठीक है, तो इतना मैंने आपको फॉर्म टैग बता दिया था। अब फॉर्म टैग का हम डिस्कस कर रहे थे सिंटेक्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और फॉर्म टैग में आपको मैंने 2 एट्रीब्यूट बता दिए थे, आई डोंट थिंक रिपीट करने की जरूरत है, याद है सबको? क्या क्या थे 2 एट्रीब्यूट फॉर्म टैग के, फटाफट बताएं। फॉर्म टैग का पहला एट्रीब्यूट था मेथड, दूसरा था एक्शन। पहला दूसरे में ऑर्डर चेंज हो सकता है, ऐसा सोचिएगा पहला एक्शन दूसरा मेथड हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्शन ये बताता है कि ये डेटा सर्वर पे किस पेज को जाएगा, मेथड बताता है डेटा जाएगा तो कैसे जाएगा। कैसे के कितने जवाब हैं? कैसे के 2 जवाब हैं, या तो गेट से जाएगा और या तो पोस्ट से जाएगा। गेट से जाएगा तो एड्रेस बार में दिखेगा, इजी है, फास्ट है। पोस्ट से जाएगा तो दिखेगा नहीं, बॉडी में छुप कर जाएगा। छुपाना वो है जो सेंसिटिव है, और सेंसिटिव जनरली लॉग इन डिटेल, या बैंक में कोई फंड ट्रांसफर हो रहा है तो अकाउंट डिटेल्स होती हैं। दिखाना जनरली वो है जो इतना सेंसिटिव नहीं है, जैसे आप अमेज़न पे ढूंढ रहे हैं, गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हैं, सर्च पेजेस जनरली यूज करते हैं गेट, लॉगिन पेजेस, रजिस्ट्रेशन पेजेस जनरली यूज करते हैं पोस्ट। राइट, इतना अपन ने पढ़ लिया था। अब लेते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलिए, तो अब मैंने आपसे कहा था फॉर्म टैग के अंदर, फॉर्म कैसा टैग है, सिंगलटन या कंटेनर टैग? तो जवाब है कंटेनर टैग है। फॉर्म टैग एक कंटेनर टैग है। ये है फॉर्म टैग का बेसिक सिंटेक्स, जिसमें फॉर्म टैग के अंदर हम लोग ऐड करते हैं इनपुट कंट्रोल। अब बहुत ध्यान से सुनना, मैंने शायद लास्ट लेक्चर में भी दिया होगा। यहां कितनी तरह के इनपुट कंट्रोल ला सकते हैं आप? तो जवाब है 24। 12 ला सकते हैं आप HTML4 से, 12 ला सकते हैं आप HTML5 से। 24 तरह के इनपुट कंट्रोल्स आप यहां पे लाएंगे, और इनमें से 12 इनपुट कंट्रोल्स HTML4 देती है, अगले 12 HTML5 देती है। इनमें से कुछ की झलक, ग्लिम्स, मैंने आपको यहां दिखाया था। राइट, ये सब अपने आप में कहलाते हैं इनपुट कंट्रोल्स। अब सवाल है, इनपुट कंट्रोल्स हम कितनी तरह के टैग से लाते हैं? तो जानकर आपको थोड़ा सा सरप्राइज होगा, इनपुट कंट्रोल आप लाते हैं मात्र 3 तरह के टैग से। कितनी तरह के टैग से? सिर्फ 3 टैग्स आपके लिए 12 कंट्रोल लेकर आएंगे, और यही 3 टैग आपके लिए फिर और 12 लेकर आएंगे, तो टोटल हो जाएंगे 24 कंट्रोल। टैग कितने पढ़ने हैं? 3। कंट्रोल कितने बनेंगे? 24। अब ये 3 टैग कौन कौन से हैं, इनके नाम आपसे मैं शेयर कर रहा हूं। अब ये जो 3 टैग आपके लिए सभी तरह के इनपुट कंट्रोल्स प्रोड्यूस करेंगे, इनमें से एक का नाम है, ध्यान से सुनिएगा, इनपुट। टैग का नाम ही है इनपुट। दूसरे का नाम है टेक्स्ट एरिया, और तीसरे का नाम है सेलेक्ट। HTML4 में याद रखिएगा ये 9 तरह के कंट्रोल्स ला कर देगा। कितने? 9। ये एक कंट्रोल ला कर देगा, 9 और 1 10। आगे आप खुद ही मैथ्स लगा लोगे, तो ये ला कर देगा 2। 9 और 1 10 और 2 हो गए 12 कंट्रोल। और ये सब किसके अंदर लगेंगे? ये सब लगेंगे फॉर्म टैग के अंदर, क्योंकि इन इनपुट कंट्रोल्स में जो भी फिल होगा वो जनरली पास करा जाएगा टू द सर्वर। तो लिखिए, क्या लिखा लास्ट लाइन आपने? बस फॉर्म टैग, कुछ थ्योरी नहीं हुई थी फॉर्म के बारे में, लिखिए। फॉर्म की थ्योरी हो गई थी, तो फिर क्या बच गया था? मुझे टाइटल बताइए। स्पेशल भी तो आज हो गया, और उस दिन का टाइटल व्हाट आर इनपुट कंट्रोल्स। बिल्कुल सही, ठीक है, सही पॉइंट पे है। लिखिए, इनपुट कंट्रोल्स, इनपुट कंट्रोल्स इन HTML, इनपुट कंट्रोल्स इन HTML आर, टाइप भी कर रहा हूं मैं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स देखते चले। सो द क्वेश्चन वी आर आंसरिंग इज व्हाट आर इनपुट कंट्रोल्स। ठीक है, ये सारी बातें स्लाइड्स में नहीं है, इसलिए से जरूर जरूर नोट कर लीजिएगा, स्लाइड्स में की पॉइंट्स हैं। सो इनपुट कंट्रोल्स
in HTML are GUI elements. GUI समझते हैं? What does a GUI stand for? Graphical user interface. GUI elements which are used to make our HTML page interactive. To make our HTML page interactive. That is, if we want to allow the user to provide some inputs to our page, then we make use of the input controls. ठीक है, आगे ओवरऑल वी हैव 24 input controls in HTML 4 and 5 combined. 12 in HTML4 and another 12 in HTML5. ठीक है, all these input controls कितने टैग की मदद से आएंगे? Very good. Are produced using just 3 tags. Using just 3 tags, and they are: number 1, input; number 2, text area; number 3, select. ये तीनों टैग्स हैं, तो इन्हें बोल्ड में लिख रहा हूं मैं: इनपुट, टेक्स्ट एरिया एंड सेलेक्ट. हो गई थ्योरी? लास्ट लाइन. सम एग्जांपल्स ऑफ इनपुट कंट्रोल्स आर: buttons, comma, text boxes, comma, password fields, comma, drop down lists, etc. Buttons, text boxes, password fields, drop down list, etc. ये टैग्स हैं? जल्दी बोलिए. नहीं, ये आउटपुट्स हैं जो आपको इनपुट, टेक्स्ट एरिया और सेलेक्ट टैग से मिलेंगे. ये टैग्स नहीं है, ये खुद GUI कंट्रोल्स के नाम है. टैग्स के तो सिर्फ 3 ही नाम है. क्या क्या? इनपुट, टेक्स्ट एरिया, सेलेक्ट. बस 3 ही टैग हैं. चलूं आगे? डन. अब आते हैं सबसे पहले वाले टैग को डिस्कस करते हैं. कौन है पहला टैग? इनपुट टैग. हटा दूं? डालिए टाइटल यूजिंग इनपुट टैग. बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, जेक्वेरी आएगी बूटस्ट्रैप के साथ. जेक्वेरी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, तो वो सब आएगा जब जावास्क्रिप्ट पढ़ लोगे आप तब. चलिए टाइटल डालिए सिंटेक्स ऑफ इनपुट टैग. अब इससे पहले कि मैं आपको इनपुट टैग का सिंटेक्स बताऊं, इनपुट टैग HTML4 में कितनी तरह कंट्रोल आता है? 9. ये है उन 9 कंट्रोल्स के नाम. सबका आपको एक बेसिक आइडिया दे दूं ताकि दिमाग में आपके एक पिक्चर बन जाए. इनपुट टैग से आप टेक्स्ट बॉक्सेस बना सकते हैं. टेक्स्ट बॉक्सेस प्लेन रेक्टेंगुलर बॉक्सेस होते हैं जिनमें जो भी टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे लिखते हैं वैसा का वैसे दिखता है. सबसे बेहतरीन एग्जांपल है किसी भी लॉगिन पेज पे यूजर आईडी लिखना. जहां आप यूजर आईडी टाइप करते हो वो अपने आप में होता है एक टेक्स्ट बॉक्स.
दूसरा होता है पासवर्ड बॉक्स। ये भी टेक्स्ट बॉक्स के जैसा दिखता है। खासियत यह है कि जब आप कुछ लिखोगे तो लिखोगे उसकी जगह या तो दिखाएगा आपको डॉट और या तो दिखाएगा आपको स्टार। अलग अलग ब्राउजर अलग अलग तरह से इसे हाइड करते हैं। और अगर आप इसे अपने लेवल पे कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे, हर जगह नहीं लगती सीएसएस, आप यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट। आप एक और चीज जावास्क्रिप्ट में सीखेंगे, आप बहुत सारी वेबसाइट्स पे देखते होंगे जब आप रजिस्टर करते हैं तो यहाँ एक छोटी सी आंख बनी होती है, उस पर क्लिक करते हैं तो पासवर्ड दिखने लगता है, फिर क्लिक करते हैं तो पासवर्ड हाइड हो जाता है। ये बिहेवियर भी आप लाएंगे यूजिंग जेएस। यूजर को शो पासवर्ड करवाना है तो ये करेंगे आप विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। देन वी हैव चेक बॉक्स। लास्ट लेक्चर में भी बात हुई थी। चेक बॉक्सेस स्क्वायर शेप बटन्स होते हैं जिनमें चेक करने पर टिक मार्क आता है, दोबारा चेक करने पर टिक मार्क चला जाता है। इन्हें आप उन परिस्थितियों में लेते हैं जब यूजर के सामने ऑप्शंस हैं और संभावना है कि वो एक से ज्यादा ऑप्शन चूज कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, आप डोमिनोज के लिए कोई वेब पेज बना रहे हैं और यूजर से पूछना है पिज्जा में कौन कौन सी टॉपिंग चाहिए, तो मुझे तो कैप्सिकम भी चाहिए, मुझे तो चीज भी चाहिए, ओलिव्स भी चाहिए। उस केस में आप यूज करेंगे चेक बॉक्सेस। दूसरा, आप यूजर से पूछना चाहते हैं उसे कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं। देयर इज अ फेयर चांस यूजर माइट नो मोर देन वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऐसी स्थिति में आप यूज करोगे चेक बॉक्सेस। और अगर आपको लग रहा है सर मान लीजिए मैं 5 लैंग्वेजेस के ऑप्शन दे रहा हूं और मैं चाहता हूं वो 3 ही चूज कर पाए, जैसे डोमिनोज वगैरह के साथ होता है, वो आपको टॉपिंग्स के ऑप्शन देते तो हैं लेकिन एक लिमिटेड नंबर ऑफ टॉपिंग्स आप चूज कर पाते हैं। अगेन दिस इज डन यूजिंग जेएस, क्योंकि ये बिहेवियर है, ये कंट्रोल करेगी जावास्क्रिप्ट। एचटीएमएल बस चेक बॉक्सेस ला देगी, सीएसएस उन्हें सुंदर बना देगी। इतने ही चेक बॉक्स सेलेक्ट हो, इससे ज्यादा ना हो, या कम से कम इतने तो हो, ये सब सेलेक्ट करने का काम करेगी जेएस। और इसको जेएस की वोकैबुलरी में हम बोलते हैं यूजर के इनपुट्स को वैलिडेट करना। जो जेएस की बैक मार्केट में सबसे ज्यादा यूज होती है, इनपुट कंट्रोल्स का वैलिडेशन करना। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है रेडियो। आई होप आप सबको पता है रेडियो सर्कुलर बटन्स होते हैं और इन्हें आप उन परिस्थितियों में लेते हैं जहां ऑप्शंस बहुत सारे हैं बट यूजर चूज कर पाएगा कोई एक ऑप्शन। अब वेरी गुड एग्जांपल इज जेंडर, अनदर वेरी गुड एग्जांपल इज पेमेंट ऑप्शंस, जब आप यूजर से पूछना चाहें। आप ये भी बोल सकते हैं सर अनदर वेरी गुड एग्जांपल इज कंट्री, यूजर माइट बिलोंग टू वन कंट्री। हाँ, यूजर माइट बिलोंग टू वन कंट्री, लेकिन आप मुझे बताइए दुनिया में कितने देश हैं? शायद 200। आपको नहीं लगता अगर दुनिया में 200 देश हैं तो 200 रेडियो बटन्स बनाकर अपने पेज पे दिखाना हेल ऑफ द टास्क है? और अगर आप कर भी लोगे ये सोच करके अगले दिन संडे में छुट्टी पे बैठ के बनाऊंगा, तो भी आप सोचो यूजर को कितना अजीब लगेगा 200 रेडियो बटन। ऐसा लग रहा होगा चेहरे पे 200 पिंपल हो गए हैं आपके फॉर्म के, राइट? इसी स्थिति को संभालने के लिए, इसी परिस्थिति को हैंडल करने के लिए वी हैव नेक्स्ट ऑप्शन, जो आप इसमें नहीं देखेंगे, जो आप देखेंगे सेलेक्ट के साथ, और उसको हम लोग बोलते हैं लिस्ट। इनफैक्ट यही आती है जब आप किसी भी वेबसाइट पे अपनी कंट्री चूज कर रहे होते हैं। इनफैक्ट ये तब भी आती है जब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता रहे होते हैं। हालांकि डेट ऑफ बर्थ के लिए कैलेंडर भी आता है कुछ कुछ वेबसाइट पे, लेकिन अधिकतर वेबसाइट्स में आप देखना, जैसे फेसबुक में कैलेंडर नहीं आता है। फेसबुक में जब आप रजिस्टर करते हैं तो वो डे का एक ड्रॉप डाउन देता है, मंथ का एक ड्रॉप डाउन देता है, ईयर का ड्रॉप डाउन देता है। उस ड्रॉप डाउन को लोग बोलते हैं लिस्ट। इसे उस लिस्ट से कंफ्यूज मत करिएगा जो आप एचटीएमएल में पढ़ चुके हैं। वो लिस्ट स्टैटिक थी, नॉन इंटरैक्टिव थी, ये डायनेमिक है और इंटरैक्टिव है, लेकिन ये इससे नहीं बनेगी, ये बनेगी यूजिंग सेलेक्ट टैग। ठीक है, तो रेडियो बटन तब यूज करिए जब ऑप्शंस कम है लेकिन यूजर चूज करेगा कोई एक ऑप्शन। चेकबॉक्स तब चूज करिए ऑप्शंस कम है पर यूजर चूज कर देगा एक से ज्यादा ऑप्शन। जैसे यूजर से पूछना है वो कौन कौन से सब्जेक्ट लेना चाहता है और आपकी यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है 6 सब्जेक्ट। 6 सब्जेक्ट के लिए 6 चेकबॉक्स दिखाना सही है, लेकिन अगर आपकी यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है 60 सब्जेक्ट, 60 चेकबॉक्स दिखाना बहुत मुश्किल हो जाएगा वेब पेज पे। इन सारी परिस्थितियों को हैंडल करेगी लिस्ट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट बटन कॉल्ड एज सबमिट। ये बटन है, ये तीनों बटन है। ठीक है, आपसे मैं बार बार कह रहा हूं पिछले लेक्चर से, फॉर्म क्या करता है? फॉर्म डेटा को सर्वर पे भेजता है। कब? जब आप टाइप करते हो तब नहीं, जब आप बटन पे क्लिक करते हो या आपने गौर करा होगा एंटर प्रेस करते हो, राइट? फॉर्म की खासियत होती है, फॉर्म में अगर आपने कुछ लिखने के बाद टेक्स्ट बॉक्स में एंटर दबाया तो सीधे डेटा चला जाता है सर्वर पे। कभी नोटिस करा आपने, आप जीमेल पे अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड लिखकर एंटर दबाते हैं और आप लॉगिन कर जाते हैं। अलग से लॉगिन पे क्लिक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, पर अगर करनी पड़ जाए तो वो जो लॉगिन है वो एक्चुअल में अपने आप में है सबमिट बटन। तो सबमिट बटन का क्या काम है? बस इतना ही काम है कि जब उस पर क्लिक हो तो सर्वर को डेटा सेंड हो जाए।
तो आप बोल सकते हो मतलब फॉर्म और सबमिट मिलकर डेटा भेजते हैं जी। सबमिट फॉर्म को बोलता है डेटा भेजो, और भेजने का काम करता है फॉर्म टैग, राइट। दूसरा आता है रीसेट बटन। बहुत सारी वेबसाइट्स पे आपको एक बटन दिखता होगा जिसपे लिखा रहता होगा क्लियर। जब आप कुछ रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं तो नीचे क्लियर का ऑप्शन होता है, क्लिक कर देंगे तो क्या होता है, पूरा पेज क्लियर हो जाता है। वो बोलने में क्लियर है, लेकिन एक्चुअल में उस बटन को बनाते हैं यूजिंग रीसेट बटन। रीसेट का मतलब है पेज को रीसेट कर देना, और इससे आप मिल चुके हैं ना। जब आप हेड टैग के पढ़ रहे थे चाइल्ड टैग, तो एक चाइल्ड टैग आया था जिसका नाम था स्क्रिप्ट टैग, जिसके अंदर क्या बनाया था आपने, एक फंक्शन बनाया था। और वो फंक्शन कब चला था, जब यूजर ने बटन पे क्लिक करा था। तो आपको अगर लेक्चर समझ आ रहा है तो मुझे बताइए सबमिट, रीसेट और बटन, इन तीनों में अंतर क्या है। दिखने में तो तीनों बटन होंगे, अंतर क्या है। अंतर यह है कि इन दोनों की फंक्शनैलिटी डिफाइंड है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता, इसकी कोई फंक्शनैलिटी है ही नहीं। हम बताते हैं इसको कि इसको क्लिक होने पर क्या करना है, और ये बताते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। नहीं आया समझ, आया। इन दोनों बटन की फंक्शनैलिटी प्री डिसाइडेड है। सबमिट एक ही काम करेगा, फॉर्म को बोलेगा डेटा भेजो। रीसेट एक ही काम करेगा, फॉर्म को बोलेगा क्लियर हो जाओ। बटन जो कहोगे कर देगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं करता। इसका कोई फंक्शनैलिटी बाय डिफॉल्ट नहीं होती, अपन इसको फंक्शनैलिटी देते हैं बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो कैलकुलेटर किससे बनेगा, कैलकुलेटर में बटन होंगे, आएगा कैलकुलेटर आगे जावास्क्रिप्ट में। कैलकुलेटर किससे बनेगा, लो मैंने सवाल में ही जवाब दे दिया, आएगा आगे कैलकुलेटर जावास्क्रिप्ट में। ऑब्वियस सी बात है कैलकुलेटर बनेगा इससे, क्योंकि जो कैलकुलेटर के एक्शंस होंगे उस सर्वर को कुछ थोड़ी ना भेजना है हम लोगों को। तो हम लोग को तो बस कैलकुलेटर ऐसे यूज करना है कि बटन पे क्लिक करो तो वहां नंबर आते रहे। हाँ, इसका भी रोल होगा, क्योंकि कैलकुलेटर में भी तो एक सी होता है जिसको क्लिक करने पर पूरा कैलकुलेटर इरेज हो जाएगा। तो ये इन बटन्स का काम है। इन शॉर्ट समझ लीजिए, जो सबमिट है उसकी प्री डिफाइंड फंक्शनैलिटी है, रीसेट की प्री डिफाइंड है, बटन की कुछ नहीं है, आप जो कहोगे वो कर देगा, लेकिन कहने के लिए यूज करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट। देन वी हैव इमेज। आप जब यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं, वीडियो बहुत पसंद आता है और आप लाइक पे क्लिक करते हैं, कभी गौर करा आपने वो लाइक क्या होता है, वो लाइक एक इमेज होती है, लेकिन आप उसे क्लिक करते हैं। हाँ, तो वो एक क्लिकेबल इमेज है, मतलब वो अपने आप में एक इमेज है जो काम कर रही होती है एक बटन की तरह। तो अगर किसी इमेज को बटन का बिहेवियर देना है तो हम लोग उसको कर देते हैं एज इमेज बटन। इमेज बटन, मेकिंग एन इमेज बिहेव लाइक अ बटन। शेप किसका, इमेज का, इमेज का, बटन का शेप नहीं, हैंड का शेप इमेज का शेप होता है, लेकिन बिहेवियर बटन जैसा, उसको हम बोलते हैं इमेज बटन्स, राइट। देन वी हैव फाइल। पहचानते हैं क्या होता है, जब आप फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे कुछ अपलोड करते हैं तो जो कंट्रोल काम कर रहा होता है उस कंट्रोल को बोलते हैं अपन लोग फाइल कंट्रोल। इन सभी कंट्रोल का जनक, इनको लाने वाला एक ही टैग है, और उस टैग का नाम है इनपुट टैग। अब दिमाग में एक डाउट आएगा, सर एक टैग 9 कंट्रोल कैसे ले आएगा, तो उसको कैसे पता कि मुझे 9 में से कौन सा चाहिए। तो इस टैग का एक बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, वो इसकी मदद करता है, और उस एट्रीब्यूट का नाम आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा, उसका नाम है टाइप। और टाइप की वैल्यूज ये है ना 9 वैल्यूज, ये जो 9 वैल्यूज हैं किसकी हैं, ये टाइप की है। इसका मतलब इनपुट का सबसे महत्वपूर्ण एट्रीब्यूट जो नहीं छोड़ सकते, उस एट्रीब्यूट का नाम है टाइप। याद रखिएगा ये सब देना जरूरी नहीं है, अभी मैं समझाऊंगा तो आप खुद समझ जाएंगे इनमें से कौन कहां लगेगा, लेकिन जो जरूरी है वो एक एट्रीब्यूट है, एंड दैट इज टाइप। लिखिए फटाफट इनपुट टैग। फाइल एक बार और बता दूं, राज, जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाकर अपना रेज्यूमे अपलोड करते हैं, कोई इमेज अपलोड करते हैं, कोई टेक्स्ट अपलोड करते हैं, तो जिस बटन पे क्लिक करते हैं आप, और जो आपके सामने एक ब्राउज का ऑप्शन खोल देता है, वो फाइल बटन होता है। नहीं आया समझ, चला के दिखाऊं, अगर नहीं आया समझ तो चला के दिखाऊं। देखिए चला के दिखाता हूं, उससे आप ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। देखिए मैं चाहता हूं मैं एक वेब पेज बनाऊं जिसकी मदद से यूजर राइट, यूजर मेरे सर्वर पे कोई इमेज अपलोड कर पाए, कोई फाइल अपलोड कर पाए। कभी ऐसा देखा है बटन क्लिक करते हैं तो ये वाली विंडो आ जाती है, फिर आप इस विंडो में से क्या करते हो, फिर आप इस विंडो में से कोई फाइल चूज करते हो। मान लीजिए मैंने फाइल चूज कर ली, इमेजेस चूज करके जैसे ही ओपन करूंगा, ये इमेज इस बटन पे क्लिक करते, ये कौन है,
ये जो नीचे दिख रहा है ये सबमिट होगा। इस पे क्लिक करते ही ये इमेज कहां चली जाएगी, इस पे क्लिक करते ही ये इमेज ट्रांसफर हो जाएगी टू द सर्वर। तो ये जो आप लाए ना images.jpg, ये लाए आप विद द हेल्प ऑफ फाइल कंट्रोल। और अगर आपको लग रहा है इमेज यहां दिख नहीं रही, बहुत बारी वेबसाइट पे तो दिखती है, तो वो जावास्क्रिप्ट से दिखेगी। यहां सिर्फ आपको दिखेगा इमेज का नाम, जो है हमारे केस में images.txt। बहुत सारी वेबसाइट प्रीव्यू दिखाती हैं आपको, आप इमेज का प्रीव्यू देख लेते हैं, कौन सी इमेज अपलोड हो रही है, वो प्रीव्यू लाने का काम करेगी जेएस। यहां सिर्फ इमेज का आपको वर्ड दिखेगा, टेक्स्ट दिखेगा। ठीक है, अगर आपको इसको बदलना है, अगेन आप इस पे क्लिक करेंगे, अगेन आपके सामने ब्राउज का ऑप्शन आएगा। इस बार मैंने चूज कर लिया, मान लीजिए माई फाइल, टेक्स्ट फाइल है, माई फाइल चली जाएगी सर्वर पर। जाएगी कब, जब मैं अपलोड इट नाउ पे क्लिक करूंगा। और इसके आगे की कहानी, सर्वर पे गई, अब इसको डालना है डेटाबेस में, तो वो फ्रंट एंड नहीं करेगा, वो काम करेगा बैक एंड डेवलपर। फ्रंट एंड वाला बस पेज बनाकर सबमिट करवा देगा कि ये रही इमेज, अब इसको हैंडल करो। फिर बैक एंड वाला बंदा डेटाबेस से बात करेगा, इमेज को उठाकर स्टोर कर देगा इन द डेटाबेस। लिखिए, अभी क्लियर हो गया सर? क्लिक के बाद इमेज का कलर चेंज वो सब जेएस में करेंगे। इमेज का साइज लिमिट कैसे सेट करते हैं, रिद्धि का क्वेश्चन है, जेएस से करते हैं। जो कुछ भी करना है वो सब जेएस करेगा। ये बिहेवियर हो गया ना, साइज लिमिट सेट करना, क्लिक पे कलर चेंज करना, यस और नो? आप लोग बताएं, बाकी लोग। कलर चेंज करना, साइज रेस्ट्रिक्ट करना, दे ऑल आर बिहेवियर्स, दिस इज नॉट प्रेजेंटेशन। और ये आप करेंगे विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। लिखिए इनपुट टैग, फटाफट लिखिए, अब आगे बढ़े ताकि प्रैक्टिकल करें अपन। इनपुट टैग लिखें, द इनपुट टैग is the most common input control. Input tag is the most common input control generation tag. The input tag is the most common input control generation tag, and it can produce and it can produce 9 types of controls. 9 types of controls. Full stop. Its general syntax is input, उसके बाद something about type, कुछ आएगा यहां, something about name, यहां कुछ देते हैं, something about size, something about max length, something about value, something about check. तो सबसे पहले तो बताइए, टैग देखकर क्या लग रहा है, सिंगलटन है या कंटेनर टैग है? तो जवाब है सिंगलटन टैग है। इसकी कोई बॉडी नहीं है, इसके सिर्फ एट्रीब्यूट्स हैं, सो इट इज अ सिंगलटन टैग। अब मैं एक एक के बारे में समझा रहा हूं, लिखते चलिएगा, है ना। स्लाइड में इनका डिस्क्रिप्शन नहीं है। हाँ, चेक भी एक एट्रीब्यूट है जिसकी कोई वैल्यू नहीं, बस चेक लिखना है। ठीक है, शुरू करें। चलिए सुनिए, सबसे पहला है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट टाइप। क्या बताता होगा ये इनपुट को ये बताता है कि प्रोग्रामर इससे कौन सा कंट्रोल लाना चाह रहा है। तो गेस करिए, मुझे रेडियो बटन चाहिए, तो मैं लिखूंगा इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, बटन नहीं, सिर्फ रेडियो। अगर मुझे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो मैं लिखूंगा इनपुट में टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। पासवर्ड चाहिए, इनपुट में टाइप इक्वल टू पासवर्ड। सबमिट बटन चाहिए, इनपुट में टाइप इक्वल टू सबमिट। रीसेट बटन चाहिए, इनपुट में टाइप इक्वल टू रीसेट। साधारण बटन चाहिए, इनपुट में टाइप इक्वल टू बटन। वो जो आपने 9 नाम देखे थे वो सब के सब यहीं आएंगे। सो व्हाट डज टाइप कंट्रोल, व्हाट डज टाइप कंट्रोल, व्हाट काइंड ऑफ इनपुट कंट्रोल विल बी प्रोड्यूस्ड? कंट्रोल्स द टाइप ऑफ इनपुट कंट्रोल to be displayed.
लिख लेंगे तो डन लिखिएगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मैं इसी स्लाइड को चेंज करता रहूंगा बार बार। सो टाइप इज कंट्रोल्स द टाइप ऑफ इनपुट कंट्रोल टू बी डिस्प्लेड। डन, हटाऊं? नेक्स्ट, साइज। क्या लग रहा है आपको साइज देखकर? साइज से आप ये बताते हैं कि अगर आप एक टेक्स्ट बॉक्स बना रहे हैं तो उसकी आपको क्या साइज चाहिए। कॉमन सेंस लगाइए, साइज एट्रीब्यूट हर जगह काम नहीं आएगा। उदाहरण के तौर पे रेडियो बटन की कोई साइज नहीं होती है, बट टेक्स्ट बॉक्स की साइज होती है। साइज का मतलब कितना चौड़ा टेक्स्ट बॉक्स आपको दिखाना है, और यहां साइज पिक्सल्स में नहीं देते हैं, यहां साइज कैरेक्टर में देते हैं। किस में देते हैं? कैरेक्टर में। तो गेस करिए, अगर मैंने कह दिया साइज इक्वल टू 30, तो क्या बोला मैंने इनपुट कंट्रोल से? अगर टाइप इक्वल टू टेक्स्ट है और साइज इक्वल टू 30 है, तो इनपुट टैग मेरे लिए एक ऐसा टेक्स्ट बॉक्स बनाएगा जिसमें यूजर कितने कैरेक्टर लिख पाएगा? गलत बात, यूजर कितने भी लिख पाएगा, दिखेंगे सिर्फ 30। साइज डजंट कंट्रोल कितना लिख पाओगे, बुद्धि लगाओ कितना लिख पाओगे, इट इज कंट्रोल्ड बाय मैक्स लेंथ। साइज और मैक्स लेंथ में हर बिगनर कंफ्यूज होता है, तो कोई अनोखा नहीं है कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं। सबको लगता है साइज 30 का मतलब 30 से ज्यादा टाइप ही नहीं कर पाएंगे। 30 से ज्यादा भी टाइप कर पाएंगे, लेकिन विजिबल 30 होंगे। तो फिर 31st कैरेक्टर का क्या होगा? स्क्रोल हो जाएगा। होता है बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्सेस में, आप लिखते जाते हैं, स्क्रोलिंग आती जाती है, वो होगा। और आपको लग रहा है सर मैं तो चाहता हूं 30 से ज्यादा टाइप ही ना हो पाए, उस केस में रादर देन गोइंग फॉर साइज, गो फॉर मैक्स लेंथ। अ वेरी गुड एग्जांपल इज मोबाइल नंबर। जब आपको मोबाइल नंबर लेना है, या अगर आप कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं, तो आपने गौर करा होगा ऑर्डर आईडीज, उनकी फिक्स लेंथ होती है। ट्रेन का पीएनआर नंबर, उसकी फिक्स होती है, ना एक कैरेक्टर कम ना एक कैरेक्टर ज्यादा। इन सब के लिए आप यूज करेंगे मैक्स लेंथ। तो साइज और मैक्स लेंथ में क्या अंतर है? साइज ये तय करेगा कितना डेटा दिखेगा, और टाइप कितना होगा वो तय करने का काम मैक्स लेंथ करेगा। अच्छा, साइज बड़ी मैक्स लेंथ छोटी, तो साइज बड़ी दे दी मैक्स लेंथ छोटी कर दी तो कोई टेंशन नहीं है, टेक्स्ट बॉक्स बड़ा दिखेगा, लिख आप कम डेटा पाएंगे। जैसे मैंने कह दिया साइज इक्वल टू 30, मैक्स लेंथ 10, तो टेक्स्ट बॉक्स 30 कैरेक्टर का बनेगा, आप लिख पाएंगे 10। 11वां टाइप करेंगे वो टाइप ही नहीं होगा, ऐसा लगेगा जैसे टेक्स्ट बॉक्स लॉक हो गया है, राइट। और अगर मैंने मैक्स लेंथ बड़ी दे दी और साइज छोटी दे दी, तो मैंने बोल दिया मैक्स लेंथ 20 साइज 10, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिखेंगे 10, लेकिन आप टाइप करते करते 20 कैरेक्टर टाइप कर पाओगे। बट कॉमन सेंस ये कहता है साइज बड़ी और मैक्स लेंथ रखिए छोटी, ताकि यूजर को दिखे तो उसने क्या कुछ करा हुआ है टाइप। और अगर आपको लगता है नहीं देते, तो नहीं देते हम लोग साइज, तो ब्राउजर डिफॉल्ट साइज लेते हैं, और ये डिफॉल्ट साइज आमतौर पे 20 की मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? 20 की। लेकिन क्योंकि फॉन्ट की साइज अलग अलग ब्राउजर्स में डिफरेंट दिखती है, कहीं का 16 पिक्सल, कहीं और के 16 पिक्सल से थोड़ा कम ज्यादा होता है, इसलिए आपको इस पे भरोसा नहीं करना चाहिए कि अगर आपको 20 ही चाहिए तो आप साइज इक्वल टू 20 ना बोलें। बेहतर है बोलें, क्योंकि जब आप बोल देंगे साइज इक्वल टू 20, तो हर ब्राउजर रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा 20 के लिए। नहीं आई मेरी बात समझ? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। मैंने बोला हम साइज नहीं देंगे तो क्या होगा? टेक्स्ट बॉक्स आएगा? आएगा। फिर ब्राउजर कैसे डिसाइड करेगा कितनी साइज लेनी है? तो मैंने कहा डिफॉल्ट साइज 20 होती है, लेकिन ये जो डिफॉल्ट साइज 20 होती है, 20 कैरेक्टर, 20 पिक्सल नहीं, 20 कैरेक्टर। अब जो कैरेक्टर टाइप होंगे उनकी अलग अलग विड्थ होगी अलग अलग ब्राउजर में। किसी ब्राउजर में टाइम्स न्यू रोमन सेट होगा, किसी ब्राउजर में एरियल सेट होगा। टाइम्स न्यू रोमन वाला जो टेक्स्ट होता है वो ज्यादा डेकोरेटिव होता है, एरियल वाला जो टेक्स्ट होता है वो सिंपल होता है। जैसे टाइम्स न्यू रोमन का जो टी होता है ना, वो ऐसा होता है। कैसा होता है? बड़ा डेकोरेटिव सा टी होता है। किसका? टाइम्स न्यू रोमन का। एरियल बेचारा सादा जीवन उच्च विचार, ये एरियल का टी होता है, सीधा सादा। अब आप सोचिए टाइम्स न्यू रोमन का जो टी की चौड़ाई है वो एरियल के टी की चौड़ाई से ज्यादा, तो फिर आप ब्राउजर की डिफॉल्ट साइज पे भरोसा ना करें। वो अगर बोल भी रहा है तो फिर वो कैलकुलेट करते वक्त इस साइज के हिसाब से कुछ कम ज्यादा करेगा। इसलिए कोशिश करिए, साइज की डिफॉल्ट वैल्यू अगर 20 है और आपको 20 चाहिए भी, तो भी आप लिख दीजिए 20, राइट। दिस इज हाउ साइज इज हैंडल्ड। मैक्स लेंथ में अच्छा लिखते चलिए, मैंने लिखा नहीं शायद, तो हम थे किस पे? साइज पे। नेम बताता हूं, हाँ नेम जानबूझ के छोड़ रहा हूं अभी मैं। साइज क्या कंट्रोल करता है? नंबर ऑफ विजिबल कैरेक्टर्स, कंट्रोल्स नंबर ऑफ विजिबल कैरेक्टर्स।
तो पासवर्ड में काम आएगा, बोलिए हाँ आएगा। ये मत सोचिएगा पासवर्ड तो दिखता नहीं है, अरे डॉट तो दिखते हैं, तो कितने डॉट दिखेंगे वो कंट्रोल हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ साइज। साइज बस इतना ही करता है और कुछ नहीं करता। मैक्स लेंथ क्या कंट्रोल करता है? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। कंट्रोल्स मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट कैरेक्टर्स, कंट्रोल्स मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट कैरेक्टर्स। वेरी गुड। नेक्स्ट, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तो ध्यान से सुनना, बोलू। नेक्स्ट आ रहा है वैल्यू। वैल्यू से आप ये तय करते हैं कि जब आपने कोई टेक्स्ट बॉक्स बनाया है तो क्या उसमें पहले से कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ चाहिए आपको, ये आप करते हैं विद द हेल्प ऑफ वैल्यू। अब मैं गारंटी ले रहा हूं आप में से कुछ स्टूडेंट्स गलत समझ रहे हैं मेरी थ्योरी को। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं सर आप उसी की बात कर रहे हो ना जो हमें फ्लिपकार्ट पे या जैसे यहां दिख रहा है, सर्च गूगल और टाइप अ यूआरएल, सर यही है ना इनपुट, इनपुट का वैल्यू नहीं, ये HTML5 का एट्रीब्यूट है और इसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। क्या बोलते हैं? प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर HTML4 ने नहीं दिया है, किसने दिया है? HTML5 ने दिया है, इसलिए HTML5 हम अलग से पढ़ेंगे। इसी तरह से आप इस चीज को देखिए, अगर आप फ्लिपकार्ट पे जाते हैं तो वहां कुछ लिखा हुआ आता है, क्या क्या ढूंढना है, क्या सर्च करना है, उनके सर्च बॉक्स में देखिए, पढ़िए क्या लिखा हुआ है, सर्च फॉर प्रोडक्ट्स ब्रांड्स एंड मोर। ये वैल्यू नहीं है। अगर वैल्यू होगा तो मेरे यहां पे क्लिक करने से डिलीट नहीं हो जाएगा, जबकि आपने गौर करा होगा आप यहां पे क्लिक करेंगे और टाइपिंग शुरू करेंगे, जैसे मैंने कहा मोबाइल, वो पूरा टेक्स्ट अपने आप हट गया। अगर वैल्यू होता तो क्या होता? वहीं बैठा रहता जिद्दी की तरह, फिर मुझे उसको डिलीट से डिलीट करना पड़ता। तो वैल्यू एट्रीब्यूट में वैल्यू हम तब देते हैं जब हम चाहते हैं कि अगर इस टेक्स्ट बॉक्स में यूजर ने कुछ नहीं भरा तो ये डिफॉल्ट टेक्स्ट आ जाए। समझ रहे हैं मेरी बात? फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया के लोगों के लिए कुछ बना रहे हैं, तो यहां नीचे कंट्री में आपने पहले से ही लिख दिया इंडिया, तो अगर उस बंदे ने नहीं भी लिखा कंट्री का नाम तो बाय डिफॉल्ट अपने आप आ जाएगा इंडिया। ऐसा होता है वैल्यू का रोल। और प्लेस होल्डर कभी आता नहीं है, वो सिर्फ विजुअली दिखता है, लेकिन जैसे यूजर टाइप करना स्टार्ट करता है प्लेस होल्डर का टेक्स्ट हट जाएगा। और प्लेस होल्डर क्या है? एट्रीब्यूट है। कौन लेकर आया? HTML5 लेकर आई। वैल्यू क्या है? वो भी एट्रीब्यूट है। कौन लेकर आया? HTML4 लेकर आई। प्लेस होल्डर लाइट होता है, नोटिस करा आपने? आप देखिए अगर आपका ध्यान नहीं गया हो तो, जो यहां टेक्स्ट बॉक्स में आ रहा है फ्लिपकार्ट के, वो बहुत लाइट कलर में आ रहा है, सर्च फॉर प्रोडक्ट्स, और वैल्यू बहुत डार्क आता है। तो दोनों को मिक्सअप मत करिएगा, वैल्यू का रोल अलग है, प्लेस होल्डर का रोल अलग है। कमिंग बैक टू द मेन पार्ट, लिखिए वैल्यू के बारे में, ये हटा दूं, ये दोनों हो गए टेक्स्ट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका हो गया साइज और मैक्स लेंथ, वेरी गुड। अब आ जाइए वैल्यू पे। कंट्रोल्स डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द कंट्रोल, कंट्रोल्स डिफॉल्ट वैल्यू टू बी डिस्प्लेड in the input control, in the input control। लास्ट आ रहा है चेक। आप बताओ क्या करता होगा, बुद्धि लगाओ। अगर आपने टाइप में बोला है चेक बॉक्स, बोलोगे? अगर आप चेक बॉक्स लाना चाहोगे तो क्या आप चाहते हैं ये चेक बॉक्स में पहले से ही टिक लगा हुआ है? अगर आपको लगता है हाँ चाहते हैं, उस केस में आप लिख देंगे चेक। और अगर आपको लगता है ऐसा कौन करता है, तो आप कभी किसी वेबसाइट पे सर्व करिएगा, बहुत सारी वेबसाइट्स में नीचे एक एग्रीमेंट होता है, उसमें चेक मार्क अपने आप ही आता है, आई एग्री टू रिसीव ईमेल्स फ्रॉम यू। और यही कारण है आपको इतने सारे स्पैम मिलते रहते हैं, जबकि आपने कभी अपनी तरफ से बोला नहीं होगा कि मुझे मेल भेजो, लेकिन आप कहीं भी किसी वेबसाइट पे धोखे से भी पहुंच गए तो उसके नीचे एक चेकबॉक्स लगा होता है, उसमें लिखा होता है आई एग्री टू रिसीव ईमेल्स फ्रॉम यू। उसमें उन लोगों ने चेकबॉक्स को बाय डिफॉल्ट करा होता है चेक। चेक्ड सिर्फ लिखने भर से चेकबॉक्स चेक हो जाएगा, और चेक्ड हटा दोगे तो चेकबॉक्स बाय डिफॉल्ट अनसेलेक्टेड रहेगा, यूजर क्लिक करेगा तो चेकबॉक्स सेलेक्ट होगा। अब आप इतना कॉमन सेंस खुद ही लगा सकते हो कि चेक्ड का आना तभी सेंसेबल है जब टाइप में लिखा हो चेकबॉक्स। अगर टाइप में लिखा हुआ है आपने बटन, या टाइप में आपने लिखा हुआ है पासवर्ड, इट डजंट मेक एनी सेंस कि आप यूज करें यहां पर चेक। इसलिए जो कंपलसरी एट्रीब्यूट है वो एक ही समझ में आ रहा है, विच इज टाइप। हाँ जी जी, +9 जो आता है वो इनपुट कंट्रोल के थ्रू आएगा,
ठीक है। और +91 आप अगर बाय डिफॉल्ट लाकर लाना चाहते हैं तो वो आप वैल्यू से ला सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं सर मैं चाहता हूं +91 आए और वो डिलीट भी ना हो, डिलीट ना हो, ये हैंडल करेगी जावास्क्रिप्ट, क्योंकि ये बिहेवियर है। ठीक है, क्लियर हो गए सारे एट्रीब्यूट। तो चेक के बारे में लिख लीजिए, सेट्स द चेकबॉक्स टू चेक स्टेट, सेट्स द चेकबॉक्स टू चेक्ड स्टेट, सेट्स द चेकबॉक्स टू चेक्ड स्टेट। अब सारी थ्योरी आपने पढ़ ली है, शुरुआत करते हैं प्रैक्टिकल्स की। सर मैक्स लेंथ इज स्मॉलर देन साइज, अभी करता हूं हर्ष, 2 मिनट रुक जाइए, प्रैक्टिकल में करूं ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ नेम, नेम वेरी गुड, थैंक यू सुरेश। अब नेम के बारे में सुनिए, नेम में मिस कर गया था। जो नेम एट्रीब्यूट है ये आपको तब समझ में आएगा जब हम सर्वर साइड कोड लिखेंगे, बट मैं हल्का फुल्का हिंट आपको अभी दे देता हूं। ये बताइए, ये सब कुछ फॉर्म टैग के अंदर जाएगा, जाएगा। फॉर्म टैग को डेटा सर्वर को भेजना होगा। जब भी सर्वर पे डेटा जाता है, जिन्होंने कंप्लीट जावा पढ़ लिया आप मेरी बात तुरंत समझ जाएंगे, जो अभी जावा पढ़ रहे हैं आपको थोड़ा दिक्कत होगी तो समझिएगा। जब सर्वर पे डेटा जाता है हमेशा की वैल्यू पेयर्स में जाता है। किस में जाता है? की वैल्यू पेयर। आपको लग रहा होगा ये क्या है, की वैल्यू पेयर। इसमें वैल्यू तो वो है जो आपने लिखी है, वैल्यू तो वो है जो आपने लिखी है। की का मतलब होता है, जैसे हम लोग वेरिएबल बनाते हैं, x इज इक्वल टू 10। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज 10 एंड व्हाट इज x? आप बोलोगे 10 इज द वैल्यू, x इज द वेरिएबल। सो कीज आर नथिंग बट दे आर जस्ट लाइक वेरिएबल, और वैल्यू वो है जो यूजर दे रहा है। तो एक्चुअल में जब ये सर्वर पे जाएगा तो सर्वर को ये पता लगना चाहिए ना, ये नेम की वैल्यू है, ये जेंडर की वैल्यू है, ये मोबाइल नंबर है, ये हॉबी है। तो नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर, हॉबी, ये वैल्यूज जाती हैं इनसाइड द एट्रीब्यूट हुज नेम इज नेम। अभी भी अगर नहीं आ रहा समझ, डोंट वरी, हैव पेशेंस, थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट आने दीजिए और पूरा बैकएंड आने दीजिए। नेम के बिना एक लाइन बैकएंड पे आपकी नहीं चलेगी। ये इतना इतना इंपॉर्टेंट है। तो इसका रूल क्या है? सर्वर को जब डेटा जाए तो डेटा को की वैल्यू पेयर्स में भेजना। की वैल्यू में वैल्यू तो समझ आ रही है जो अपन लिख रहे हैं। की माने क्या? की मतलब उस वैल्यू को एक टाइटल दिया जा रहा है, वो टाइटल सेट करा जा रहा है यूजिंग नेम। आपको मैं अमेजॉन पे दिखाता हूं, थोड़ा सा देखिए आप, और थोड़ी सी बुद्धि लगाने का प्रयास कीजिएगा और पहचानिएगा वहां की वैल्यू कहां दिख रही है। तो अपन अमेजॉन पे चलते हैं और मुझे फटाफट बताइए, जो आपको टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है ये इनपुट कंट्रोल है? 100% ये इनपुट कंट्रोल है। ये क्या है? सर्च amazon.in, ये प्लेस होल्डर है जो हमने अभी नहीं सीखा है। अच्छा, अब मैं यहां पर कुछ टाइप करता हूं, मैं टाइप करता हूं यहां पर HTML बुक्स। ये क्या है? HTML बुक्स, ये मेरे द्वारा दिया गया इनपुट है। सर्वर को जाएगा ये इनपुट? बिल्कुल 100%। कब जाएगा? जब मैं एंटर स्ट्राइक करूंगा, या फिर जब मैं वो लेंस वाले बटन पे क्लिक करूंगा। ये लेंस वाला बटन सबमिट होगा, हाँ ये लेंस वाला बटन सबमिट बटन है, राइट। अब जैसे ही मैं इस पे एंटर स्ट्राइक करूंगा, सर्वर से मुझे रिजल्ट्स मिल गए। अब जरा आप ऊपर जो टेक्स्ट दिख रहा है, मैंने पिछली बार भी आपको इस टेक्स्ट पे फोकस करने को कहा था, आज फिर बोल रहा हूं। अगर आप जानना ही चाह रहे हैं नेम क्या कर रहा है, तो एवरीवन प्लीज टेल मी, HTML बुक्स इज इट माय इनपुट? यस, मैं है ना, तो ये वैल्यू है। और ये जो आप देख रहे हैं के, ये उसकी की है। दैट मीन्स जब ये डेटा सर्वर पे पहुंचेगा तो सर्वर के नाम एक वेरिएबल बनाकर इस इनपुट को रिसीव करेगा। कुछ ऐसा है, आप इनपुट लेते हो तो एक वेरिएबल बनाते हो, किसी भी दुनिया की लैंग्वेज में इनपुट लेते हो तो एक वेरिएबल बनाते हो। सर्वर के लिए यही इनपुट है, तो सर्वर को इनपुट के लिए वहां पर एक वेरिएबल चाहिए, वो आप सेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एट्रीब्यूट हुज नेम इज नेम एट्रीब्यूट। अभी भी लग रहा है सर 100% समझ नहीं आया, छोड़ दीजिए। इसलिए नहीं आया क्योंकि इसका बैकएंड कोड आपने अभी नहीं देखा है, जब देखेंगे तो समझ आ जाएगा। और नेम के बिना कंट्रोल काम करेगा? नेम के बिना कंट्रोल काम करेगा? करेगा, बस तब फेल हो जाएगा जब डेटा जाना होगा सर्वर पे। इसलिए हम नेम अभी नहीं भी लिखेंगे तो यूआई बहुत अच्छा बनेगा, बट द प्रॉब्लम इज जब डेटा लिखकर सबमिट दबाएंगे और सोचेंगे अब देखें जरा सर्वर पे क्या जा रहा है, कुछ जा ही नहीं पाएगा अगर नेम मिसिंग होगा। नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आप अभी थोड़ा सा डेमो अभी भी देखना प्रैक्टिकल में, ठीक है। तो अभी मैं बस इतना लिख देता हूं नेम के बारे में। यूज्ड टू सेंड, used to send data to the server as
की वैल्यू पेयर, की डैश वैल्यू पेयर। मोर ऑन दिस जब हम करेंगे बैक एंड कोड। जब सर डेटा सर्वर में भेजेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये डेटा सबमिट हो गया है? रिस्पॉन्स आएगा ना सर्वर से। जब डेटा सबमिट हो जाएगा तो सर्वर से रिस्पॉन्स आता है ना, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग आता है। वो थैंक यू वाला कोड आप सर्वर एंड पे लिखोगे। हो गया, डन। चलिए अब आते हैं पहला प्रैक्टिकल। अब आपको मैंने सब कुछ थ्योरी में बता दिया है, तो मुझे आपसे इस पहले प्रैक्टिकल का रन करने से पहले ही आउटपुट चाहिए। ट्राई गेसिंग ये कोड क्या करेगा। सबसे पहले तो बताइए आउटपुट में क्या क्या आएगा। तो आपका जवाब होगा सर 2 टेक्स्ट बॉक्सेस आएंगे। एम आई राइट? दोनों 20-20 कैरेक्टर के होंगे, 20 पिक्सल के 20 कैरेक्टर, 20 कैरेक्टर। ये 2 टेक्स्ट बॉक्सेस ऐसे आएंगे, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल, क्योंकि इनपुट टैग अपने आप में गौर कीजिएगा सिंगलटन टैग है और इनलाइन एलिमेंट है। इनलाइन एलिमेंट है मतलब ये उतनी जगह लेता है जितना कंट्रोल को चाहिए, इसलिए अपन ने अलग से दिया हुआ है बीआर। नहीं देता है बीआर तो ये हॉरिजॉन्टल आते हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ठीक है, यहां लिखा हुआ आएगा टेक्स्ट फर्स्ट नेम, ये एक और टेक्स्ट बॉक्स आएगा, यहां लिखा हुआ आएगा लास्ट नेम। और फॉर्म कुछ बॉर्डर फॉर्म से आएगा? नो, बॉर्डर सब सीएसएस लाएगी, वो भी डिव से। फॉर्म तो तब एक्शन में आएगा जब आप यहां कुछ लिख दोगे, यहां एक बटन दोगे, इस बटन पे मैं क्लिक करूंगा, तब वो इन टेक्स्ट बॉक्स के डेटा उठाएगा और सेंड कर देगा टू द सर्वर। तो अभी फॉर्म हटा दूं तो भी चलेगा कोड। अभी मैं ऐसे कर दूं, ऐसे 100% चलेगा। देखकर पता भी नहीं चलेगा कि फॉर्म नहीं है। टेक्स्ट बॉक्स तो भी दिखेंगे जब फॉर्म होगा, तो भी दिखेंगे जब फॉर्म नहीं होगा। यही मैं आपको परसों से समझा रहा हूं। फॉर्म नहीं कहता कि मैं यूआई लाऊंगा, उसके बिना भी यूआई आएगा। फॉर्म कहता है मेरा काम होगा जब यूआई फिल हो जाएगा और यूजर बटन पे करेगा क्लिक। तो इसको करते हैं एग्जीक्यूट एंड हैव अ लुक आउटपुट कैसा आ रहा है। और फिर गिनिएगा कितने कैरेक्टर का टेक्स्ट बॉक्स है ये। क्या बोला था? 20। गिनते हैं, ए बी सी कितने लेटर होते हैं इंग्लिश में? 26। देखते हैं कितने टाइप हो पाते हैं। ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। हो गया। डिफॉल्ट इज 20, हमारा क्रोम ब्राउजर दे रहा है 26 की जगह। वाई? बिकॉज ऑफ वेरिंग विड्थ ऑफ कैरेक्टर। समझ रहे हैं? और सोचिए अभी कितने टाइप कर पाया? 26 कर पाया ना। मैं तो कह रहा हूं अगर मैं सारे आई टाइप करूं तो 26 से ज्यादा हो जाएंगे। आई आई दुबला पतला, राइट? कैटरीना कैफ। ये जो आई टाइप करूंगा मैं, तो आप ये नोटिस करिए ये कितना टाइप हो जाएगा। ये तो 26 से भी ज्यादा होगा। इसलिए डोंट रिलाई ऑन साइज, डिफॉल्ट साइज पे मत जाइए, आप अपनी तरफ से साइज दीजिए। और ज्यादा कंट्रोल करना है, गो फॉर जावास्क्रिप्ट। ये रिकमेंड करा जाता है कि 20 कहने को 20 है, लेकिन वो प्रैक्टिकल करते हैं तो पता चलता है कई बार 20 से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, उतारिए फटाफट। हेड बॉडी बॉडी सब छोड़ दीजिएगा, सिर्फ 7 8 9 10 4 लाइनें उतारिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो जाएगा तो डन लिखिएगा। हो गया, डन। बदलू। नाउ गेस द आउटपुट ऑफ सेकेंड कोड। क्या बोलना है आपका? मैं कितने अल्फाबेट टाइप कर पाऊंगा पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स में? मैं कितने भी टाइप कर पाऊंगा बेटा? मैं टाइप कितने कर पाऊंगा ये कंट्रोल मैक्स लेंथ करता है, और ये है साइज। साइज ये नहीं कहता 25 टाइप होंगे, 25 दिखेंगे। और 26 में आएगा तो पहला स्क्रॉल हो जाएगा, 27 में आएगा तो दूसरा स्क्रॉल हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है नहीं सर 25 ही टाइप हो, 25 ही दिखे, 25 ही टाइप हो,
तो एक एट्रीब्यूट और ऐड कीजिए और उसका नाम दीजिए मैक्स लेंथ। वो कंट्रोल करेगा टाइप कितने होंगे। तो देखिए अभी आप फिलहाल, अब मैं इसको रन करता हूं, ठीक है, देखिएगा। तो यहां मैं लिखता गया, नो वन इज स्टॉपिंग मी। आप जितना चाहें उतना टाइप कर सकते हैं, राइट। और अगर आपने नहीं ध्यान दिया हो तो दीजिए, मोबाइल के साथ कुछ करा है अपन ने। मोबाइल के साथ अपन ने बोला है मैक्स लेंथ इक्वल टू 10। अब क्या होगा, अब यूजर यहां पर गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये 10 डिजिट हो गए। अब इसके बाद मैं 1 2 कुछ भी लिख रहा हूं, कुछ भी टाइप नहीं हो रहा। अच्छा ABCD लिखूं तो टाइप होगा? हाँ, क्योंकि आपने बोला है टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। अगर आपको लगता है सर मोबाइल में तो सिर्फ डिजिट आने चाहिए, दो सॉल्यूशन है, या तो HTML5 यूज कीजिए और या यूज करिए जावास्क्रिप्ट। जब HTML5 नहीं थी तो लोग यहां यूज करते थे JS, जिसको JS की मदद से रोकते थे कि जब आप कुछ की दबाओ तो उसकी आस्की पढ़ लो, अगर आस्की डिजिट के अलावा कुछ है तो एरर दे दो कि इनपुट में कैरेक्टर अलाउड नहीं है। लेकिन अब ये काम एक छोटे से एट्रीब्यूट से हो जाता है जब हम पढ़ते हैं HTML5 में और लिख देते हैं टाइप इक्वल टू नंबर। टाइप इक्वल टू नंबर, अभी क्या लिखा था आपने? टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। ले रहे हैं आप मोबाइल, बोल रहे हैं टेक्स्ट, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं HTML4। टाइप इक्वल टू नंबर लेकर आइए HTML5, ठीक है। उतार लीजिए साइज और मैक्स लेंथ के साथ। हो गया। अब आपका एक छोटा सा असाइनमेंट जो आप संडे करके लाइएगा। डन। हो गया, ठीक है। अब जरा इस पेज के आउटपुट को देखिए, ये कुछ आगे पीछे नहीं भाग रहे हैं टेक्स्ट बॉक्सेस, मतलब ये प्रॉपरली अलाइंड नहीं है। मैं चाहता हूं आप कुछ ऐसी तिकड़म लगाएं कि आउटपुट ये आ जाए और CSS एक लाइन की नहीं लगानी है, जो करना है वो करना है विद HTML। ये पेज को इस पेज में कन्वर्ट करना है और आपको अच्छे से पता है ये किससे होगा। वेरी गुड, ये टेबल से होगा। ये टेबल है, हाँ ये टेबल है जिसका बॉर्डर 0 है, तो पता ही नहीं लग रहा कि बैकग्राउंड में काम कर रही है टेबल। यही टेबल कोड वाले असाइनमेंट में भी लगी हुई है। यही टेबल कल आप देखेंगे बहुत सारे असाइनमेंट्स में आपकी हेल्प करेगी। तो हिंट है आपके लिए कि ये टेबल से हो रहा है। अब ये टेबल से कैसे हो रहा है वो आप डिसाइड कीजिएगा। और ये बोल्ड, बोल्ड TH से हो जाएगा, बी टैग की भी जरूरत नहीं है, सही है। फिर ये अलाइन, अलाइन एट्रीब्यूट से हो जाएगा, वो भी हमारे पास होता है। तो करिएगा, इस छोटे से एग्जांपल को ट्राई करिएगा। ट्राई टू कन्वर्ट दिस इनटू दिस, ठीक है। आइए संडे 2:30 बजे फ्रंट एंड के लिए, 1:30 बजे जावा के लिए इंद्रपुरी वाले।